हम्म। यह था पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था। अभी हमने बता दिया 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इस घटना के आधार पर क्या है कि 20 से 30 किलोमीटर पर जाने पर क्या है, तापमान में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि जो पृथ्वी की चट्टानें हैं या पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में चट्टानें पाई जाती हैं, वो अपने मौलिक रूप में नहीं रहेंगी, या वो किस में हो जाएंगी, द्रव अवस्था में हो जाएंगी। ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय निःशब्द जो ज्वाला लावा निकलता है, तो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि महाद्वीप और महासागर उत्पत्ति सिद्धांत भी आंतरिक भाग की द्रव अवस्था में होने की संभावना व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है उस समय लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है और धरातल पर रहता है। तो धरातल पर रहने की वजह से क्या होता है कि ऐसा मतलब अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भूभाग है उसमें क्या है, जो भी पदार्थ है वो कैसा है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। बात करते हैं कि यदि पृथ्वी का आंतरिक भाग द्रव होता तो स्थल भाग भी ज्वार शक्तियों से प्रभावित हो जाता। ठीक है। चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों से अप्रभावित रहने और पृथ्वी के ठोस पिंड के समान व्यवहार के कारण अनेक वैज्ञानिक पृथ्वी को ठोस ही मानते हैं। कुछ लोग द्रव अवस्था मानते हैं, कुछ लोग कैसे मानते हैं, ठोस मानते हैं। फिर उसके बाद में भूकंप लहरों के आधार पर पृथ्वी को पूर्ण रूप से ठोस भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब हमने पिछली कल हमने अध्ययन किया था उसमें बताया था कि कुछ तरंगें क्या होती हैं, पृथ्वी के कोण तक पहुंचती हैं, कुछ तरंगें पृथ्वी के कोण तक नहीं पहुंच पाती हैं, कुछ तरंगें क्या होती हैं, द्रव में नहीं द्रव को पार नहीं कर पाती हैं, और कुछ तरंगें ठोस को पार नहीं कर पाती हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो भूकंपीय तरंगें हैं उसके आधार पर भी अनुमान लगाया जाता है कि जो पृथ्वी है, जो आंतरिक भूभाग है पृथ्वी का, वो पूर्ण रूप से ठोस नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसलिए उसको क्या माना जाता है, पूर्ण द्रव के रूप में माना जाता है। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने अर्धद्रव अवस्था की स्थिति का अनुमान किया, मतलब ठोस है और ना ही द्रव अवस्था में, तो उसको क्या बोला, अर्धद्रव। ठीक है। अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि पृथ्वी ज्वार शक्तियों के प्रभाव के समय ठोस आकृति की भांति व्यवहार करती है। जब ज्वार शक्तियों के प्रभाव होता है तो उस समय ठोस आकृति की भांति व्यवहार करती है। आंतरिक चट्टानें उपयुक्त अवसर पर दबाव घटने पर ही गाढ़े द्रव का रूप धारण कर लेती है, और आंतरिक चट्टानें दबाव मुक्त होने पर या स्थानीय रूप से विशेष ताप वृद्धि के कारण ही द्रव अवस्था में आ सकती है। बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और ये किसके आधार पर है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर है। किसके आधार पर है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर है ना। इसमें क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन करने से ये ज्ञात होता है कि पृथ्वी प्रारंभ में तप्त अवस्था में थी। कैसी थी, तप्त अवस्था में, मतलब गर्म है ना, एकदम आग का गोला बोलते थे। किसको बोला, पृथ्वी क्या थी, एक आग का गोला थी, मतलब तप्त अवस्था में थी। और धीरे धीरे शीतल होकर वर्तमान ठोस अवस्था में आई, मतलब वो, और इसको ठोस होने में मतलब ये नहीं कि 2-4 दिन में ठोस हो गई, मतलब अरबों साल लगे हैं इसको, है ना। अरबों साल लगे हैं, करोड़ों साल लगे हैं, तब जाके ठोस अवस्था में आ पाई है। अतः इस संरचना में अनेक प्रकार से रासायनिक तत्वों का योग है। उसमें कई हल्के और भारी पदार्थ पाए जाते हैं। क्या होता है, किसमें क्या होता है, कई हल्के और भारी पदार्थ पाए जाते हैं। बात करते हैं पृथ्वी की रासायनिक संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक एडवर्ड स्वेस, है ना, किसने, एडवर्ड स्वेस ने किया था। है ना। जो रासायनिक जो संरचना है वो किसने किया था, एडवर्ड स्वेस ने किया था। तो उन्होंने क्या था, अपनी भी एक बुक लिखी थी, उसका नाम था डस एंड लिट्स डर अर्डे। ठीक है ना, क्या था, डस एंड लिट्स डर अर्डे। और उसको जर्मन भाषा में प्रकाशित किया, है ना, जर्मन भाषा में प्रकाशित किया। और उन्होंने बताया कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत अपसारी चट्टानों से निर्मित है। ठीक है ना, कैसी है, ऊपरी परत चट्टानी अपसारी चट्टानों से निर्मित है। इस परत का संगठन सिलिका, फेल्सपर तथा अभ्रक के तत्वों से युक्त है। इस परत के नीचे पृथ्वी की दूसरी परत पाई जाती है, यानी 2 भागों में और बांटा जाता है। सबसे ऊपरी परत कौन सी है, सबसे ऊपरी परत कैसे बनी हुई है, अपसारी चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है ना। तो जो सबसे ऊपरी परत है उसको उन्होंने नाम दिया शियाल। ठीक है ना। ऊपरी परत के नीचे की प्रथम परत को स्वेस ने शियाल के नाम से संबोधित किया। देखो ये आपको दिख रही होगी, ये जो है सबसे ऊपरी परत है। ठीक है ना। इसके नीचे जो पाई जाने वाली परत है उसको नाम क्या दिया है, देखो ये एरो दिया हुआ है, सबसे ऊपरी परत मतलब उससे अपसारी चट्टानों से बनी हुई है। फिर उसके बाद में उन्होंने नाम दिया सियाल। ठीक है ना। सियाल का क्या मतलब होता है,
सियाल दो शब्दों से मिलकर बना है, SI और AL, है ना। SI सिलिका का सिंबल है और AL किसका है, एल्युमिनियम का सिंबल है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर के उन्होंने क्या बना दिया, सियाल, ठीक है ना। सिलिका तथा एल्युमिनियम दोनों पदार्थ इस परत को क्या करते हैं, अधिक मात्रा में मिलते हैं, या इस परत को सबसे ज्यादा मतलब देखें, इस परत में सबसे ज्यादा कौन से पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो एक है सियाल और दूसरा सॉरी सिलिका और दूसरा क्या है, एल्युमिनियम, ठीक है ना। इस परत का घनत्व कितना होता है, 2.4 से 2.9 के मध्य तक होता है। इसकी औसत जो गहराई है वो 500 से 300 किलोमीटर आकी जाती है, ठीक है ना। इसमें सबसे जो मुख्य चट्टान पाई जाती है वो कौन सी है, ग्रेनाइट है, ठीक है ना। अगर हम पृथ्वी के धरातल से पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में जाएं तो 50 से 300 किलोमीटर की गहराई तक एक जो परत पाई जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं, सियाल। और ये जो सियाल है वो दो चीजों से मिलकर बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका का SI और एल्यूमिनियम का AL, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, साइंटिफिक सिंबल है, ठीक है। दूसरी बात है, दूसरी जो लेयर है उसका नाम दिया उन्होंने सीमा, ठीक है ना, सीमा। सियाल परत के जस्ट नीचे सुरेश ने क्या बताया, सीमा परत पाई जाती है। इसी परत में ज्वालामुखी लावा क्या होता है, निःसृत होता है, क्या होता है, निःसृत होता है। और यहीं से गर्म और तरल लावा पदार्थ पर्याप्त मात्रा में ज्वालामुखी को प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्या होता है, इसी पदार्थ मतलब जो जो सियाल वाला जो वो था उसमें क्या है, अब सारी चट्टानें पाई जाती हैं। सीमा में क्या है, ज्वालामुखी लावा निःसृत होता है, यहीं से गर्म और तरल लावा यहाँ मतलब ज्वालामुखी को प्राप्त होता है। इस आवरण का जो रासायनिक संगठन है वो क्या है, CSI, सिलिका का SI और मैग्नीशियम का Ma, ठीक है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, SIMA, सीमा, है ना, क्या बोलते हैं, सीमा। तो ये जो परत है मतलब पहली परत कौन सी है, सियाल जो सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है, और दूसरी परत क्या है, सीमा, जो सिलिका और मैग्नीशियम के मिश्रण से बनी है, ठीक है ना। इस कारण इस आवरण को नाम से इसने सीमा रखा था, ठीक है ना। इस परत में क्षारीय पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त लोहा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सिलिकेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस आवरण में औसत घनत्व कितना रहता है, 2.4.7, 2.9 से 4.7 तक पाया जाता है। इस परत की गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक की है, मतलब पृथ्वी से जीरो से लेकर के 50 से लेकर के 300 किलोमीटर तक का कौन सी सीमा पाई जाती है, और 300 मीटर से 1000 से 2000 किलोमीटर तक कौन सी पाई जाती है, सीमा पाई जाती है। सियाल 50 से 300 किलोमीटर, और फिर उसके बाद में 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में कौन सी पाई जाती है, सीमा पाई जाती है। और इसमें क्या है, बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों की अधिकता पाई जाती है, बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों की इसमें क्या जाती है, अधिकता पाई जाती है। सियाल में क्या था, ग्रेनाइट, ठीक है ना, और इसमें क्या है, बेसाल्ट। बात करते हैं निफे। सीमा आवरण के नीचे भाग मतलब जो सीमा आवरण के जस्ट नीचे, सबसे पहला सियाल, दूसरा क्या हो गया सीमा, और तीसरा क्या है, निफे, ठीक है ना। नाम से संबोधित किया जाता है। इस आवरण का निर्माण कठोर धातुओं के योग से हुआ है, ठीक है ना। कौन कौन सी है इसमें, Ni और Fe, है ना। Ni निकल है और Fe फेरियम है, फेरियम मतलब लोहे का नाम, मतलब साइंटिफिक नाम नेम है, इसलिए Ne और Fe को मिलाकर उन्होंने क्या कर दिया, निफे कर दिया। इस घनत्व परत का घनत्व कितना पाया जाता है, 11, ठीक है। इस जो ये जो लेयर है इसका घनत्व पाया जाता है 11। इसका व्यास कितना है, 4300 मील या 6880 किलोमीटर, कितना, 6880 किलोमीटर। यह पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत है। इस आंतरिक कोर में लोहे की उपस्थिति चुंबकीय शक्ति का आधार है। इस बाहरी प्रोड से पृथ्वी की स्थिरता यानी रिजिडिटी प्रमाणित होती है। अब तीन परत होगी, पहली सियाल होगी, दूसरी सीमा होगी, और तीसरी कौन सी होगी, निफे, NIFE, ठीक है। अब क्या है, पृथ्वी की विभिन्न परतों की मोटाई, गहराई तथा स्वभाव, है ना। पृथ्वी पर जो परतें पाई जाती हैं उनकी मोटाई, गहराई और स्वभाव के आधार पर भी पृथ्वी को मतलब लेयर्स को बांटा गया है। तो उनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला सबसे ऊपर जो रहता है उसको बोलते हैं क्रस्ट, क्या बोलते हैं उसको, क्रस्ट। ये देखो ये पृथ्वी है, और पृथ्वी सबसे ऊपर जो ग्रीन उसमें दिख रही है, ग्रीन वाली जो है वो क्या है, क्रस्ट है। क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, मेंटल है। और फिर उसके बाद में उसमें पाई जाती है कोर, कौन सी पाई जाती है, कोर। कोर दो तरह की होती है, इनर कोर और आउटर कोर। बात करते हैं क्रस्ट, ये क्रस्ट क्या है, ठीक है ना। जिस प्रकार से हमने सियाल को पढ़ा था, इसी प्रकार से हम क्रस्ट को भी अपन अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर जिस पर हम निवास करते हैं दो भिन्न प्रकार के भाग पाए जाते हैं, स्थल भाग तथा सागरीय तल, ठीक है ना। अभी हमने बात कर रही थी, आपको बताया था कि जो पृथ्वी के जो धरातल है
उसके 71% भाग पर पानी पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सागरीय तल। और 29% पे क्या पाया जाता है, स्थल भाग, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, है ना, क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फीयर। ठीक है, तो दो तरह की का हो गया, एक सागरीय हो गया और एक स्थलीय हो गया। ठीक है, तो इनके नीचे क्रस्ट में भिन्नता पाई जाती है। क्रस्ट जो होता है वो दोनों जगह अलग अलग होता है। महासागरों में क्रस्ट अलग प्रकार का होगा और स्थल भाग में क्रस्ट अलग प्रकार का होगा। ठीक है, महाद्वीप के नीचे क्रस्ट की मोटाई 50 किलोमीटर है तथा महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर है। देखो कितना अंतर है, 50 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। जबकि इंटरनेशनल यूनियन जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार 30 किलोमीटर बताई गई है। इसका औसत घनत्व 3 है और इसे दो भागों में बांटते हैं। ठीक है ना, क्या बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। किसको, क्रस्ट को बांटते हैं। एक तो सागरी क्रस्ट हो जाएगा और दूसरा स्थलीय क्रस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया सागरी क्रस्ट, ओशेनिक क्रस्ट। तो विश्व धरातल के 65% भाग पर सागरी क्रस्ट का विस्तार है। कितने भाग पर है, 65% भाग पर सागरी क्रस्ट का विस्तार है। यह सागरी क्रस्ट लगभग 5 किलोमीटर सागरी जल से आवृत है। कितने, 5 किलोमीटर सागरी जल से आवृत है। यह सागरीय जल सभी स्थानों पर संरचना की दृष्टि से समान पाई जाती है। ठीक है ना, सभी स्थानों पर कैसी पाई जाती है, समान पाई जाती है। इस क्रस्ट की मोटाई 8 किलोमीटर मानी गई है। कितनी मानी गई है, 8 किलोमीटर मानी गई है। ये देखो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, यही सागरीय क्रस्ट है। ठीक है ना, ये जो ब्लू ब्लू है यही सागरीय क्रस्ट है। महाद्वीपीय क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यह क्रस्ट 25 से 50 किलोमीटर मोटाई में महाद्वीपों के नीचे पाई जाती है। जो भी कॉन्टिनेंट पाए रहते हैं, ये देखो कॉन्टिनेंट है, तो ये किसकी ऊंचाई मतलब लगभग कितनी है, 35 किलोमीटर, 25 से 35 किलोमीटर। इस क्रस्ट की संरचना एक समान नहीं है। ऊपरी परत अवसादी और आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। इसके नीचे का भाग भूकंप तरंगों से विशेष तरह से प्रभावित रहता है। ठीक है ना, जो कॉन्टिनेंट होते हैं या स्थल भाग रहता है, वहां पर भूकंप अधिक मात्रा में आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मेंटल। मेंटल क्या है, क्रस्ट के जस्ट नीचे, ये जो ऊपरी परत कौन सी होगी, क्रस्ट हो गई। इसके जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, मेंटल पाया जाता है। आपको दिख रहा होगा मेंटल, है ना। और ये दो तरीके का होता है, एक अपर मेंटल होता है, एक लोअर मेंटल होता है। या इसको लेयर को दो भागों में बांटते हैं, एक अपर मेंटल और दूसरे लोअर मेंटल में बात करते हैं। तो क्रस्ट के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। इसमें पृथ्वी का अधिकांश आयतन पाया जाता है। आयतन मतलब अधिकांश भाग इसी परत में पृथ्वी का पाया जाता है। या सबसे अधिक जो भाग है यही मतलब परत घेरती है, पृथ्वी के सबसे अधिक भाग पर यही पाया जाता है, मतलब आंतरिक भूभाग में ना। तो इसका औसत घनत्व 4.5 है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यही भाग भारी चट्टानों से निर्मित है। किससे है, भारी चट्टानों से निर्मित है। इस भाग में ऑक्सीजन तथा सिलिका की अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन और सिलिका की अधिकता पाई जाती है। इस भाग में भूकंपीय तरंगों की या भूकंपीय लहरों की गति 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्थान पर 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। ठीक है, मेंटल में जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उनकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, बात करते हैं भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर मेंटल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है ऊपरी मेंटल। ठीक है ना, ये जस्ट क्रस्ट के नीचे है। तो सबसे ऊपरी जो परत थी ना क्रस्ट, उसके जस्ट नीचे है। ठीक है ना, क्रस्ट के जिस नीचे भाग में क्या है, ऊपरी मेंटल पाया जाता है। पहले क्रस्ट, क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या है, अपर मेंटल। ठीक है ना, क्या है, अपर मेंटल। ये आपको दिख रहा होगा, अपर मेंटल लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर क्या हो गया, ये क्रस्ट हो गया, इधर सरफेस हो गया, सरफेस के जस्ट नीचे क्रस्ट हो गया, क्रस्ट के नीचे मतलब क्या हो गया, ये अपर मेंटल। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, अपर मेंटल या ऊपरी मेंटल। ठीक है, भूकंपीय लहरों की गति में परिवर्तन हो जाता है, अभी हमने पढ़ा था, गति मंद पड़ जाती है। अतः क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य असंबद्धता की स्थिति होती है। ठीक है ना, क्या होती है, असंबद्धता की स्थिति होती है। इसकी खोज सर्वप्रथम ए मोहोविसिस ने 1909 में की थी। अतः इसे मोहो असंबद्धता कहते हैं। ठीक है ना, ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद में अपर मेंटल आता है। अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में क्या होता है, एक असंबद्धता होती है। किस चीज की असंबद्धता होती है, कि जो भूकंपीय जो लहरें हैं उनमें क्या है, अचानक से क्या हो जाता है, उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। उनकी गति क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है। कैसी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं हम, असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं उसको हम, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना, इस डिसकंटिन्यूटी को हमने क्या नाम दे रखा है, मोहरोविसिस डिसकंटिन्यूटी या मोहरोविसिस या मोहो असंबद्धता। ठीक है ना,
ऊपरी मेंटल की मोटाई मोहो असभ्यता से कितनी है? 1000 किलोमीटर है। मतलब अगर इसकी मोटाई से यहाँ तक की बात करें तो ये इसकी कितनी है? 1000 किलोमीटर। लेकिन इंटरनेशनल यूनियन जियोडसी ऑफ जियोफिजिक्स ने इसकी मोटाई मोहो असभ्यता से कितनी बताई है? 200 किलोमीटर। यानी कितनी है? 200 किलोमीटर मानी है। और उसके पूर्व में उन्होंने कितनी बताई थी? 400 किलोमीटर मानी थी। ठीक है ना। तो 1000 किलोमीटर हो सकती है, या नहीं तो 200 से 400 किलोमीटर मानी गई है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल यूनियन जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के द्वारा। बात करते हैं निम्न मेंटल की। जो निम्न मेंटल की परत है उसकी मोटाई कितनी है? 700 किलोमीटर मानी गई है। कितनी मानी गई है? 700 किलोमीटर मानी गई है। इसकी जो मोटाई मोहो असभ्यता से 1000 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर मानी गई है। इस भाग में तापमान अधिक रहते हैं। क्या होता है इसमें? यहाँ 2900 किलोमीटर तक है। ये यहाँ से अगर बात करें तो ये पूरी की पूरी 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है ना। इस भाग में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इस भाग में प्रवाहित ऐसे भूकंपीय तरंगों से पता चलता है कि यह निश्चित रूप से ठोस भाग है। कैसा है ये? ठोस भाग है। घनत्व में क्रमशः वृद्धि और भूकंपीय लहरों की तीव्रता का मुख्य कारण इसी भाग में दबाव की अधिकता है। ठीक है। अधिक गहराई पर अधिक दबाव की स्थिति रहती है। यहाँ सिलिकेट खनिजों में लोहे की मात्रा गहराई के साथ बढ़ती जाती है, जिससे इस भाग का घनत्व अधिक हो गया है। ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल के मध्य 300 किलोमीटर चौड़ी संक्रमण परत ट्रांजिशन जोन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 300 किलोमीटर की ट्रांजिशन जोन पाई जाती है। ठीक है ना। बात करते हैं भूतोड़ या पृथ्वी के अंतरम भाग, यानी उसको क्या बोलते हैं हम? कोर। ये जो आप बात किए ना, ये वाला, ये जो मान लीजिए पृथ्वी है, तो मेंटल के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? कोर बोलेंगे। ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको? हम कोर बोलेंगे। ये है कोर। ठीक है। ये मान लीजिए ऊपरी परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई, और येलो येलो वाली ये क्या है? कोर है। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? कोर है। या सबसे पहले क्रस्ट हो गया, क्रस्ट के बाद मेंटल हो गया, मेंटल के बाद में कोर आ गया। ठीक है ना। तो इस बात में क्या है? पृथ्वी के अंतरिम भाग की मोटाई कितनी है? 3417 किलोमीटर मानी जाती है। इस भाग में सर्वाधिक घनत्व 10 या 11 पाया जाता है। इसका आयतन कितना रहता है? पृथ्वी के आयतन का केवल 16% है। हम सबसे ज्यादा आयतन किसका है? मेंटल का है। सबसे कम आयतन किसका है? कोर का है, 16% है। इस भाग में पी भूकंपीय लहरों की गति में वृद्धि हो जाती है। कौन सी? प्राथमिक, उनको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। उनकी मतलब गति में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। कहाँ पर? इस कोर में। इसी आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि इस भाग में लोहे, निकल धातु और ऐसी ही भारी चट्टानों की अधिकता है। इस परत को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से भाग हैं वो? बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ठीक है ना। या आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है। कैसे बात करते हैं हम? बाह्य कोर, ये देखो, ये बाह्य कोर माना जाता है, और इस वाले जो अंदर वाली है उसको क्या बोला जाता है? आंतरिक कोर बोला जाता है। ठीक है। हमने अभी जो बताया डिसकंटिन्यूटी, ये यहाँ पे मतलब डिसकंटिन्यूटी है, इसको बोलते हैं मोहो असंबद्धता। ठीक है। बाह्य कोर का विस्तृत पृथ्वी के भीतर भाग स्थल से 2900 किलोमीटर से 5200 किलोमीटर, मतलब यहाँ ये 2900 किलोमीटर है, यहाँ से 52 किलोमीटर तक क्या माना जाता है? इस परत इसका विस्तार पाया जाता है। इस परत में भूकंपीय लहरें मतलब ऐस प्रविष्ट नहीं हो पाती। जो सेकेंडरी वेव्स है ना, कल हम बता रहे थे कि प्राइमरी वेव्स प्रविष्ट हो रही हैं, लेकिन एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स इसमें प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। ठीक है ना। अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि यह धरातल, यह परत क्या है? धरातल पदार्थ यानी तरल पदार्थ से निर्मित है। कौन से पदार्थ से? तरल पदार्थ से निर्मित है। ये कौन सा था? आउटर कोर। अब बात करते हैं इनर कोर की। तो पृथ्वी के ऊपरी धरातल से केंद्र की ओर 5200 किलोमीटर की गहराई से आंतरिक कोर परत आरंभ होती है। मतलब 5200, अभी ये 5200 से फिर लास्ट की जो मतलब परत स्टार्ट होती है, और 6371 किलोमीटर तक पाई जाती है। कितनी? 6370 या 6371 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है। इस भाग का जो घनत्व होता है वो कितना होता है? 11 से 13.6 तक होता है। कितना होता है? 11 से 13.6 तक होता है। अतः इस भाग को ठोस किंतु लचीली अवस्था में माना जाता है। भूकंपीय लहर की गति इस भाग में 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। ठीक है। जो भूकंपीय लहर जो भी प्रवेश करती है, कौन सी प्रवेश करती है इसमें? प्राइमरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स उसमें प्रवेश नहीं कर पाती है, और उसकी गति कितनी हो जाती है? 11.23 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है।
ये अनुमान लगाया गया है कि पृथ्वी के भीतरी भाग यानी कोर अथवा अंतरम की संरचना लोहे तथा निकेल द्वारा हुई है। इसमें क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है और निकेल पाया जाता है, ठीक है ना। परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि केंद्रीय भाग सिलिकेट से निर्मित है, जो अत्यधिक दबाव के कारण धातु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण इस भाग का घनत्व अधिक पाया जाता है। परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि आंतरिक भाग को यदि सिलिकेट से निर्मित मान भी लिया जाए तो अधिक दबाव के कारण और इनका घनत्व इतना अधिक नहीं हो सकता जितना बर्फान में पाया जाता है। अतः अधिकांश वैज्ञानिक क्या मानते हैं? इस धारणा से मतलब पृथ्वी का आंतरिक भाग जो धातु पदार्थों से ही बना है, जो कोर बना है वो किससे बना है? धात्विक पदार्थों से ही बना है या धातुओं से ही निर्मित है, ठीक है ना। ये प्रकार से हम बात कर सकते हैं। ये ऊपर पट्टी हो गया, ये मेंटल हो गया, बाहरी कोड हो गया, ये आंतरिक कोड हो गया। पृथ्वी की परतों और उनकी गहराइयों के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। सभी विद्वान मतलब क्या है? अपनी अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं या अपने अपने अलग विचार प्रस्तुत किए हैं, ठीक है ना। सभी लोगों में क्या है? एकजुटता नहीं हो पाई है ना, सिमिलरिटी नहीं है। इन सब समस्याओं के निराकरण हेतु भूकंप लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतों का सरल रूप प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना। स्थल मंडल सबसे ऊपर का जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। यह पृथ्वी का ऊपरी भाग है जो सियाल पर्वत के नाम से जाना जाता है, हमने पढ़ा था अभी। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। इस भाग में मुख्यतः सिलिका एल्यूमिनियम सियाल सिलिका एल्यूमिनियम मिश्रित पदार्थ पाया जाता है। इस परत की मोटाई 100 किलोमीटर आंकी गई है और इस परत की चट्टानों का घनत्व कितना रहता है? 3.5। स्थल मंडल के बाद में बात करते हैं बायोस्फीयर। इस आवरण को मिश्रण मंडल कहते हैं। क्या है? मिश्रित, इसमें तो सभी चीजें पाई जाती हैं। इस परत में बोसाल की अधिकता पाई जाती है और इसका घनत्व कितना है? 5.6। इस परत की मोटाई कितनी होती है? 2800 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर पाई जाती है। फिर उसके बाद में आता है वेरिस्फीयर। वेरिस्फीयर में इस परत की मोटाई कितनी? 2800 से किलोमीटर से आगे की पृथ्वी के मध्य भाग तक, और उसका घनत्व कितना पाया जाता है? 8 से 11 पाया जाता है। इस परत के निर्माण में लोहा तथा निकेल नामक खनिजों की अधिकता पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये तीन परतें साइंटिफिकली पाई जाती है, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और बेरिस्फीयर। थैंक यू। ये आज का यहाँ पे समाप्त हो गया।